अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ द सीरीज एमडीकेट और ईकेट की। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस सिबगतुल्ला आपके सामने हाजिर हूं। लेक्चर नंबर 3 में हम कंटिन्यू करेंगे आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मेरे बच्चे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे ग्राफिकल मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। एक था हेड टू टेल मेथड और उसके बेसिस पर हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम कंटिन्यू करते हैं एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है पैरेललोग्राम लॉ? चलें डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक मेथड है जिसमें हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं या आइदर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है मेरे बच्चे इस तरीके के साथ कि ये दो वेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन है यूजिंग हेड टू टेल। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हेड टू टेल पे ऐड है? तो देख लें कि ये वेक्टर ए है, ये इसका हेड बी के टेल के साथ ज्वाइन है, तो इसका मतलब है ये कि हेड टू टेल के बेसिस पर ऐड है। मेरे बच्चे इन दो वेक्टर्स की हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वेक्टर की लोकेशन चेंज करते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करते। तो जो हमने दो वेक्टर्स बनाए हैं उनको अगर हम पैरेलल शिफ्ट करें तो ये वेक्टर बी है मेरे बच्चे, इस वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट इस तरीके के साथ कर रहे हैं और ये वेक्टर ए है जो नीचे बना पड़ा है इसको हम पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक शेप बन गई जिस शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये शेप के बेसिस पर कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हों और वो दो वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब आपके पास दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हो, मतलब जो दो साइड्स पजेस की हो, वो पैरेललोग्राम की दो साइड्स बकोलेज दो वेक्टर्स हो, तो हमने क्या करना है, देन डायगोनल इंडिकेट्स रिजल्टेंट। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा मेरे बच्चे वो किसको इंडिकेट करेगा? रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाते हैं जो अपोजिट एंगल्स को आपस में मिलाता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जो बीच में आपने लाइन बनाई है ये डायगोनल है और ये डायगोनल बतौर क्या वर्क करेगा मेरे बच्चे? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? दो वेक्टर्स ए और बी का। तो यहाँ पर दो रिजल्टेंट बनेंगे, एक ऊपर की तरफ बनेगा एक नीचे की तरफ बनेगा। जो नीचे की तरफ रिजल्टेंट बनेगा वो किसका बनेगा मेरा बच्चा? ए प्लस बी का। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो किसका बनेगा? बी और ए का। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं तो उसमें जो डायगोनल वाली लाइन होगी वो इंडिकेट करेगी रिजल्टेंट को मेरे बच्चे। पैरेललोग्राम लॉ से एक चीज वेरीफाई हो रही है, वो क्या वेरीफाई हो रही है कि अगर हम ए और बी को आपस में मिला रहे हैं जिसका आर बन रहा है रिजल्टेंट इस लाइन पर, और ये बी और ए को हम मिला रहे हैं जिसका आर रिजल्टेंट ये बन रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम है मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर भी और डायरेक्शन के बेसिस पर भी। अगर बी प्लस ए देख लें तो ये भी यही लाइन है और अगर ए प्लस बी कर लें तो ये भी यही लाइन है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों के रिजल्टेंट एक जैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके? बी प्लस ए के। तो यहाँ से एक लाइन प्रूव होती है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूज्ड टू वेरीफाई। किस चीज को वेरीफाई करता है मेरे बच्चे? कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करता है। इसके साथ कनेक्टेड कुछ एमसीक्यूज है, मैं डिस्कस करता जाऊंगा। एक एमसीक्यूज है कि पैरेललोग्राम लॉ इज यूज्ड फॉर। पैरेललोग्राम लॉ हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है वेक्टर एडिशन, ऑप्शन बी है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। मेरे बच्चे तो याद रखिएगा, हम वेक्टर की एडिशन पढ़ रहे हैं तो शायद आप ये समझ रहे होंगे कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो वेक्टर्स को शायद ऐड करने के लिए यूज ही होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर हम सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस करते हैं। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन आगे चल के पढ़ाऊंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ इज यूज्ड फॉर वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी मेरे बच्चे। उसके बाद कनेक्टेड यहाँ पर दो लाइंस लिखी पड़ी हैं बतौर एमसीक्यूज के बेसिस पर। वो क्या लाइंस है? उसमें पहली लाइन लिखी पड़ी है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो उनमें से कम तादाद बतानी है वेक्टर्स की जिनका वेक्टर सम किसके बराबर हो मेरे बच्चे? जीरो के बराबर हो। तो चलें थोड़ा सा अंदाजा लगा लें।
हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। रिवाइंड कर लें, हमने कल पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है 2 और दूसरा वेक्टर भी है 2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे बच्चे, सेम है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो जवाब 0 आना चाहिए। और सर 0 कब आएगा, 0 तब आएगा अगर एक +2 है तो दूसरा -2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके के साथ अगर एक वेक्टर +3 है तो दूसरा -3 होगा, उन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या जवाब आएगा मेरे बच्चे, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि कम से कम इक्वल वेक्टर जिनका वेक्टर सम 0 के बराबर हो, उनकी तादाद कितनी होती है, उनकी तादाद होती है 2। अब नेक्स्ट नीचे मैंने एक और लाइन लिखी है मेरे बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। ऊपर वाली लाइन में इक्वल वेक्टर्स थे, यहाँ पर अनइक्वल वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। मिसाल के तौर पर ये 3 है, 3 2 1। अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनका वेक्टर सम 0 के बराबर हो। तो अरेंज करने का मेथड बताया गया है कि आपने ये चीज करनी है, मतलब इसमें जो 3 है वो प्लस का कर दें, 2 माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें। मेरे बच्चे किसी भी की वेक्टर के साथ अगर माइनस की साइन लगे तो वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं करता, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। अगर इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जाए मेरे बच्चे तो क्या जवाब आएगा, 0, यानी कि नल वेक्टर आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स जिनका वेक्टर सम 0 हो सकता है वो कितने हैं, 3। और इक्वल वेक्टर्स का क्या आंसर है मेरे बच्चे, 2 आंसर है। कनेक्टेड सामने 2 एमसीक्यूज लिखे पड़े हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे हम। कहता है कि अ मैन मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड 4 किलोमीटर ईस्ट। एक बंदा है जो 3 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है और 4 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। देन इट्स रिजल्टेंट विल बी, हमने उसका रिजल्टेंट बनाना है। ऑप्शंस देख लें तो इसमें डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है, तो हम डायरेक्शंस भी बनाना चाहेंगे। तो हमें 4 डायरेक्शंस पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किए थे मेरे बच्चे कि ये ईस्ट है, इसके अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। हम 3 किलोमीटर का एक वेक्टर बनाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ मेरे बच्चे। तो नॉर्थ हमने एक वेक्टर बना दिया, ये वाला वेक्टर, होप सो कि दिस वन इज विजिबल टू यू। ये हमने ऊपर की तरफ एक वेक्टर बना दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे बच्चे, 3 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मेरे राइट हैंड की तरफ है, तो यहाँ पर मैं 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट बना दूंगा। और हमें क्या बनाना है, हमने इसका रिजल्टेंट बनाना है। कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट हेड टेल से स्टार्ट होता है और हेड पर खत्म होता है। तो मतलब इस लाइन को हम इस लाइन के साथ मिला लें तो ये किसको इंडिकेट करेगा, रिजल्टेंट को। मेरे बच्चे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये साइड चाहिए जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, या ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमने अगर एक साइड की वैल्यू चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने मालूम करनी है मेरे बच्चे, मैंने बेस इसको कंसीडर कर दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर में 3 कंसीडर कर दिया है, 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होगा मेरे बच्चे, 25। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बनाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज 5 किलोमीटर हो गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन, तो आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं, वो डायरेक्शन इस लाइन की तरफ है, तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास डी बन गया, 5 किलोमीटर, और ये डायरेक्शन प्रोसेस हो गया। तो डायरेक्शन के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पड़ा है मेरे बच्चे, अ बॉडी मूव्स 10 किलोमीटर ईस्ट। एक बॉडी है जो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर वेस्ट। वो 6 किलोमीटर वेस्ट और 3 किलोमीटर नॉर्थ जा रही है। कैलकुलेट इट्स रिजल्टेंट, हमने इसका रिजल्टेंट बनाना है। तो मैं एक मरतबा चेक कर लूं कि स्क्रीन विजिबल है आपके लिए। जी, स्क्रीन इज विजिबल टू यू मेरे बच्चे। तो चले मैं नीचे की तरफ कुछ चीजें बनाना चाहूंगा। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट हम एक लाइन बना देते हैं। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मेरे बच्चे, ये एक लाइन है 10 किलोमीटर और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। फिर 3 किलोमीटर कहाँ की तरफ बनाएंगे हम, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ हमने 3 किलोमीटर बना दिया, और 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट मतलब अपोजिट। तो ये 6 किलोमीटर हमने टुवर्ड्स वेस्ट बना दिया। हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो टेल टू टेल और हेड टू हेड आपस में ऐसे ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चे। अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल बना सकता है, कैसे ट्रायंगल बना सकता है, मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम में बताया था कि आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो 3 किलोमीटर का वेक्टर मैंने बनाया इसको पैरेलल मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये 3 किलोमीटर वाली लाइन बन गई। ठीक है, अब 10 किलोमीटर इसकी तरफ है, 6 किलोमीटर इसकी तरफ है, डायरेक्शन रिवर्स है तो माइनस करेंगे मेरे बच्चे। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 किलोमीटर। मतलब जो नीचे वाली लाइन है वो 4 किलोमीटर है, हमें ये वाली लाइन चाहिए, ये अगेन हाइपोटेन्यूज है।
बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, यहीं पर भी मैंने यही बताया था, ये 4 और 3 है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा मेरे बच्चे 5, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा 5 किलोमीटर। अदरवाइज अगर ये हेपाटिनियस है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हेपाटिनियस स्क्वायर इक्वल टू अंडररेटिकल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेपाटिनियस बराबर होता है बेस स्क्वायर, बेस में 4 है मेरे बच्चे, देखिए 10 में से 6 माइनस किया, डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, परपेंडिकुलर में 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, और 25 का रेडिकल क्या बनेगा मेरे बच्चे 5 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर क्वेश्चंस आते हैं, और कैसे आते हैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस किए गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया आ गया होगा रिगार्डिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी मेरे बच्चे, तो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और जो प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने वो था ग्राफिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड में एक हमें मेथड पढ़ा जिसको हमने पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा। तो चलिए अब हम आते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन मेरे बच्चे। वेक्टर्स को एनालिटिकली भी ऐड किया जाता है, जैसे हमने ग्राफिकली अंडरस्टैंड किया, तो एनालिटिकल भी मेथड होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए। एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन में हमने एक मेथड बताया गया मेरे बच्चे, और वो लॉ क्या कहलवाता है, वो लॉ कहलवाता है कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई एक गिवन एंगल हो, ठीक है, और उनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो हमने एनालिटिकल या मैथमेटिकल उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है, और उस लॉ को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान में रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास वो ये दो वेक्टर्स है मेरे बच्चे, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है मेरे बच्चे हमारे पास वेक्टर बी। तो ये दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, और इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट बनेगा व्हिच इज आर देयर। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फार्मूलाज होंगे, वो कौन से दो फार्मूला है मैं उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहूंगा। वो कौन से दो फार्मूला है मेरे बच्चे, यहाँ पर दो किस्म की एंगल बन रही है। एक ऐसी एंगल बन रही है जो बाहर की तरफ बन रही है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, और वो कहाँ की तरफ बन रही है, मैं इस वेक्टर ए को थोड़ा सा ज्यादा मतलब बढ़ा दूंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं एक एंगल बनाऊंगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी थीटा। इस एंगल को कंसीडर किया जाता है द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से दी गई है, और एक वो एंगल है जो इस ट्रायंगल में बन रही है लेकिन रिजल्टेंट के अपोजिट, मतलब रिजल्टेंट के सामने। और वो कौन सी एंगल है मेरे बच्चे, वो एंगल है दिस वन, और इस एंगल को हम एज अ फाई कंसीडर करते हैं। तो ये दो डिफरेंट एंगल्स हैं, और अगर इन दो डिफरेंट एंगल्स को सॉल्व किया जाए तो हमें दो डिफरेंट रिजल्टेंट के फार्मूलाज मिलेंगे। कौन से रिजल्टेंट के फार्मूला मिलेंगे मेरे बच्चे, हमें जो पहला रिजल्टेंट का फार्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ फाई देयर। मैंने फाई यूज कर दिया, इसका मतलब है मैं किस एंगल की बात करूंगा, इंटरनल एंगल जो अंदर बन रही है, ये वाली फाई देख रहे हैं आप, रिजल्टेंट के अपोजिट। तो ये फार्मूला तब यूज करेंगे, ऐसे समझ लें कि जब हम किसकी बात करें मेरे बच्चे, जब हम इंटरनल एंगल की बात करें, मतलब जो अंदर की तरफ एंगल बनी है, यानी कि इनर जो अंदर की तरफ एंगल बनी है इस ट्रायंगल में, वहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला होगा जिससे बाहर से एंगल बनेगी, और उसको रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, अंडररेटिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये वो फार्मूला है जिसमें हमने किस एंगल की बात की, आउटर एंगल की बात की। अब सवाल ये है कि सर ये दोनों एंगल्स ए और बी के दरमियान में बन रही हैं, तो दोनों में डिफरेंस आखिरकार क्यों आ रहा है मेरे बच्चे। तो देखें, एंगल जो वेक्टर बनाता है वो हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेक्टर जो भी एंगल बनाता है किसी क्वाड्रेंट में, इट मस्ट बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये रोटेशन है, या इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहा जाता है। तो जो हम ज्यादातर फार्मूला यूज करेंगे वो इसके बेसिस पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई हमारा जो ज्यादा डिस्कशन होगा मेरे बच्चे, वो ज्यादा डिस्कशन होगा इस स्टेटमेंट के बेसिस पर, यानी इस फार्मूला के बेसिस पर। और जो जो थीटा हमने बनी है वो थीटा कहाँ से बनी है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो थीटा बनी है मेरे बच्चे, वो बनी है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या मैं कह सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या तो वो कहां से बनी है मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बनी है। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें,
या एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन को कौन सी रोटेशन कहा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का दूसरा नाम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी है। अच्छा, तो ये फार्मूला हो गया हमारा रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। और वो कौन सा फार्मूला हुआ मेरे बच्चे? वो ये फार्मूला हो गया आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम डिफरेंट एंगल्स पर रिजल्टेंट ढूंढना शुरू करेंगे। कौन सी डिफरेंट एंगल्स पर, वो मैं आइडिया देता जाऊंगा आपको, क्या क्या उनकी पॉसिबल एंगल्स बन सकती हैं, उनकी चीजों पर हम बहस करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया मिले। और वो स्टेटमेंट है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल, दो वेक्टर्स हो मेरे बच्चे ए और बी, और ये दोनों वेक्टर्स क्या हो? एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। मैंने कल वाले क्लास में पढ़ाया था कि पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल का मतलब होता है हैविंग द सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा मेरे बच्चे? सेम डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर वेक्टर ए है ये, ठीक है मेरे बच्चे, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो इनको हम कहेंगे कि वेक्टर्स आर पैरेलल। और जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो कल हमने पढ़ा था कि जो एंगल है वो कितना डिग्री बनती है मेरे बच्चे? 0 डिग्री। तो चलिए अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। सामने फार्मूला लिखा पड़ा है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंगल प्लेस करें मेरे बच्चे cos 0 डिग्री। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैथमेटिक्स में ध्यान में रखिएगा कि cos 0 डिग्री किसके बराबर है? 1 के। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे मेरे बच्चे। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है मेरे बच्चे। कौन सा मैथमेटिक्स का फार्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में खत्म हो गया, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया? वो रिजल्टेंट बराबर हो गया ए प्लस बी के। तो मुझे इसी रिजल्टेंट के इसी रिजल्टेंट पर बहस करना था, समझ रहे हैं? मतलब एमसीक्यू में मैं सीधा सॉल्व करूंगा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन होगा, एंगल 0 होगी, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बना मेरे बच्चे? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट मेरे बच्चे। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। अगर ए और बी एक दूसरे के साथ क्या हो मेरे बच्चे? एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल क्या होते हैं? कल मैंने पढ़ाया था कि दो वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन क्या हो मेरे बच्चे? अपोजिट हो, उनको एंटी पैरेलल कहा जाता है। कैसे अपोजिट हो मेरे बच्चे? ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। जब अपोजिट होते हैं तो कितनी एंगल बनती है मेरे बच्चे? 180 डिग्री, या रेडियंस में क्या बनती है? पाई रेडियंस। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंगल प्लेस करें मेरे बच्चे cos 180 डिग्री। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री किसके बराबर होता है? -1 के। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -2ab। आर इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हमने प्लस 2ab यहाँ पर पढ़ा था, ये ऑर्डर रीअरेंज हो सकता है। तो -2ab यहाँ पर फार्मुलेट कर लें तो फार्मूला कलेक्टिव बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में खत्म हो गया, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का मेरे बच्चे फार्मूला क्या बना? फार्मूला बना r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट बनेगा a माइनस बी, और अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी। सवाल ये है कि रिजल्टेंट किसकी तरफ बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरे बच्चे यहाँ पर दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ बनेगा मेरे बच्चे? रिजल्टेंट बनेगा टुवर्ड्स लार्जर वेक्टर। रिजल्टेंट किसकी तरफ बनेगा मेरे बच्चे? टुवर्ड्स लार्जर वेक्टर। जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ बनेगा। अगर ए नॉर्थ की तरफ बड़ा वेक्टर है तो रिजल्टेंट टुवर्ड्स नॉर्थ बनेगा, और अगर बी साउथ की तरफ बड़ा वेक्टर है तो वो रिजल्टेंट साउथ की तरफ बनेगा। जबकि ए प्लस बी में रिजल्टेंट का वही डायरेक्शन है जो वेक्टर का डायरेक्शन है। चलें तो दो स्टेटमेंट हो गई, वेक्टर्स पैरेलल कंडीशन भी सॉल्व कर ली, वेक्टर्स एंटी पैरेलल कंडीशन भी हमने सॉल्व कर ली। तीसरी कंडीशन पर आते हैं मेरे बच्चे, होप सो कि स्क्रीन आपके लिए विजिबल हो। ये तीसरी कंडीशन कहता है कि इफ ए एंड बी, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, वो आपस में क्या होने चाहिए? आर आर्थोगोनल।
ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए मेरे बच्चे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर एक ये वेक्टर हमने ए बना दिया, उसके साथ कनेक्टेड एक दूसरा वेक्टर बना दिया हमने बी। इस ए और बी के दरमियान में एंगल कितनी बन रही है, 90। आपका सवाल सर अंदर की तरफ क्यों नहीं बनाया, मेरे बच्चे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि रिजल्टेंट जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ली जाती है। खैर ये रहा उनका रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को करना है सॉल्व, तो आर बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने एंगल प्लेस करनी है cos 90, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 किसके बराबर है मेरे बच्चे, 0 के। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जवाब आएगा। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी हम परपेंडिकुलर कंडीशन में दो वेक्टर्स को सॉल्व करेंगे उनका रिजल्टेंट ढूंढने के लिए, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा मेरे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीन कंडीशंस लाजमी समझ में आ गई। जी मेरे बच्चे, एक सामने एमसीक्यूज लिखा पड़ा है, एमसीक्यू समझ लें, न्यूमेरिकल समझ लें, इसी तरीके के साथ चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। कहता है कि if two vectors a and b are equal then resultant is, उसके रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे कि अगर a b के बराबर हो, कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अच्छा एंगल नहीं मिली हुई, मतलब a बराबर है b के मेरे बच्चे, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्टेटमेंट समझाता जा रहा हूं मैं। अच्छा ए बी के बराबर है, ठीक है, तो मैं ए की जगह पर यहाँ बी लिखूं या बी की जगह पर ए लिखूं, इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ए भी 10 है तो बी भी 10 है, अगर ए 20 है तो बी 20 है। तो खैर हम ए बराबर बी के कर रहे हैं, तो जहां पर हमने बी लिखा है मेरे बच्चे वहां पर हटाकर मैं ए लिख दूंगा। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर ए लिख देंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर है, प्लस 2ab, ए अपने सेम लिखा, बी को हटाकर फिर दोबारा ए कर देंगे और ये हो गया cos थीटा। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया मेरे बच्चे 2a स्क्वायर प्लस 2a, हाँ 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया प्लस 2a डॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 2a स्क्वायर, और ये क्या बना, ये बना cos ऑफ थीटा। ये क्या वैल्यू बन गई इसकी, cos ऑफ थीटा देयर। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला इवैल्यूएट होगा, वो फार्मूला क्या इवैल्यूएट होगा वह मैं कंडीशन समझा रहा हूँ आपको। अब देखिएगा किस तरीके के साथ हमें बताया गया कि भाई आप क्या करें, यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए आपने यहाँ पर जो है ना वो 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। किसको मेरे बच्चे, 2a स्क्वायर। अगर 2a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ पर बनेगा 1 और 2a स्क्वायर बाहर निकल गया तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा प्लस cos थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी के जो 1 प्लस cos थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एंड थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये आइडेंटिटी रख लूंगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, यहाँ पर ये पूरी आइडेंटिटी रख लेंगे मेरे बच्चे, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मेरे बच्चे रूट 4 में निकल जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट में खत्म, इसका स्क्वायर रूट में खत्म, तो जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का आखिरी फार्मूला बचा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट में खत्म हो गया तो बचा a और इसका स्क्वायर भी रूट में खत्म हो गया तो जवाब आया cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला ये हुआ किसके बराबर, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इजी हो गया ना, 2a cos थीटा डिवाइड बाय 2 हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इन बेसिस के ऊपर। अब ये जो मैंने तीन कंडीशंस आपको पढ़ाई प्रीवियस बोर्ड में, इसके बेसिस पर हम ये स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहेंगे कि ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ये जो 1 प्लस cos थीटा होता है वो इसके बराबर होता है, तभी मैंने ये रिलेशंस बना दिया। मिसाल के तौर पर हमने एक कंडीशन सॉल्व की मेरे बच्चे, वो कंडीशन क्या है, कहता है कि इफ a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है और दोनों किसके बराबर है 2 के, ठीक है, और जो एंगल पजेज हो रही है वो क्या हो रही है 0 डिग्री,
तो आपने इसका रिजल्टेंट सॉल्व करना है। प्रीवियस बोर्ड में मैंने क्या बताया कि रिजल्टेंट 0 डिग्री पर क्या होता है मेरे बच्चे, a प्लस बी, a b के बराबर है और दोनों 2 के बराबर है। तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा प्लस 2 लिखूंगा तो क्या जवाब आएगा, बिकम्स 4 देयर। मिसाल के तौर पर अगर ये 2 मीटर है तो इसका जवाब 4 मीटर आ जाएगा। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं इस फार्मूला के बेसिस पर करना चाहूंगा। r इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर 2 लिखा और a की जगह पर वैल्यू लिखी। a किसके बराबर है मेरे बच्चे, 2 के, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और cos थीटा अपॉन 2 लिख ले। तो cos थीटा में 0 डिग्री है अपॉन 2 करेंगे, r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 cos 0 अपॉन 2, cos 0 अपॉन 2 cos 0 डिग्री आएगा। अब प्रीवियस बोर्ड में मैंने बताया कि cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो रिजल्टेंट आंसर जाके बैठा 4 मीटर। तो बात है कि लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट क्या है इस फार्मूला में कि जो a है ना वो b के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए मेरे बच्चे, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चले इसके बेसिस पर हम एक और इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, एक कंडीशन और सॉल्व कर देते हैं। कहता है कि इफ a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है और दोनों 2 मीटर के बराबर है, जो एंगल प्लेस हो रही है वो कितना हो रही है मेरे बच्चे, 180, तो उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करके दिखाएं। प्रीवियस बोर्ड पर मैंने बताया था कि अगर 180 की हो तो रिजल्टेंट होगा मेरे बच्चे a माइनस बी, a की जगह पर 2 लिखें, b की जगह पर भी 2 लिखें, तो क्या जवाब आएगा, नल वेक्टर 0 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं इस फार्मूले के तहत सॉल्व करना चाहूं तो r इज इक्वल टू 2a है और a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है मेरे बच्चे क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, cos एंगल गिवन है 180 अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 4 cos ऑफ 2 की टेबल 180 पर पढ़ेंगे कितने मरतबा मेरे बच्चे, 90 टाइम्स, r इज इक्वल टू 4 cos 90 किसके बराबर है, 0 के, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 बनेगा। मतलब यहाँ पर सॉल्व किया तब भी 0, यहाँ पर सॉल्व किया तब भी 0। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी की कंडीशंस में, या तो आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं 2a cos थीटा अपॉन 2। लेकिन इसके लिए नेसेसरी क्या था मेरे बच्चे, नेसेसरी ये था कि दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हों। लेकिन अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर हमें कोसाइन लॉ की इक्वेशन याद है, हम वो यूज करेंगे, हमें उसका आइडिया मिलता जाएगा। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट वाट एंगल, सॉरी यहाँ पर एंगल मिसिंग है, एट वाट एंगल, हमें एंगल फाइंड करनी है मेरे बच्चे, थीटा की वैल्यू काउंट करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, 2 इक्वल वेक्टर है उनका कोई रिजल्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर 2 इक्वल वेक्टर मतलब a b के बराबर हो, क्योंकि इक्वल की बात की है, और चले मैं इनकी कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ, और वो कितनी वैल्यू है मेरे बच्चे, 1 मीटर के बराबर, मतलब a भी 1 है और b भी 1 है। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है इक्वल वेक्टर्स, तभी मैंने दोनों को 1 के बराबर किया। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट है ना इक्वल वेक्टर का, वो बराबर है आइदर ऑफ द वेक्टर। आइदर ऑफ द वेक्टर का क्या मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर है, जो रिजल्टेंट है वो दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर है। तो मैं सिंपल कह दूंगा कि जो रिजल्टेंट है वो भी इनके बराबर है, मतलब 1 मीटर देयर। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन गई कि r बराबर है a और a बराबर है b के, अगर ये कंडीशन हो जाए तो इसकी एंगल कितनी प्रेजेंट होगी। तो मेरे बच्चे ये भी मैं कोसाइन लॉ के हिसाब से सॉल्व करूंगा, तो काइंडली थोड़ा सा तरीका समझिएगा। r इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, अब मुझे यहाँ पर एंगल चाहिए ना, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा इसको अलग करने के लिए। तो हम r को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म्स बचे वो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इनका रूट स्क्वायर में खत्म हो गया क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग की है, तभी यहाँ पर r स्क्वायर हुआ है मेरे बच्चे, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, दोनों इस साइड में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस साइड खाली क्या बचा, उस साइड बचा 2ab cos थीटा, 2ab मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे किसके, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में 2ab। अगर आपको एंगल चाहिए तो cos को उस साइड लेके जाएं तो cos हो जाएगा मेरे बच्चे इनवर्स, cos इनवर्स r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये है फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगल। अगर हमें एंगल कैलकुलेट करनी है वेक्टर के दरमियान में, रिजल्टेंट और वेक्टर्स गिवन है, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, डायरेक्ट भी समझा सकता था लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पर हमने समझाया। तो अब आपने उसकी वैल्यू प्लेस करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है मेरे बच्चे। मैंने a b 1 के बराबर किए थे और r भी किसके बराबर किया मैंने, 1 के। तो थीटा किसके बराबर हुआ मेरे बच्चे, थीटा बराबर हुआ cos इनवर्स r स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे,
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर भी 1, बी की जगह पर भी 1 अपॉन 2ab और अगेन ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 1 मेरे बच्चे। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 into 1 becomes 2 देयर, ये +1 -1 गेट कैंसिल आउट, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर हुआ -1/2 और -1/2 कॉस में आ जाए तो वो कितनी एंगल होती है मेरे बच्चे, वो होती है 120 डिग्री। और अगर 120 डिग्री को अगर हम रेडियंस में तब्दील करना चाहें तो रेडियंस में मैं समझता हूँ कि इसका आंसर आ जाएगा जाके इसका आंसर जाके आएगा 2π/3, 2π/3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई अपन 180 करेंगे तो सही है 2π/3। तो मतलब 120 वो एंगल है वेक्टर के दरमियान में, 120 वेक्टर के दरमियान में वो एंगल है जिसमें रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर्स के बराबर होगा, मतलब तीनों आपस में बराबर आर ए बी, ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो एंगल कितनी बनेगी वेक्टर के दरमियान में 120 डिग्री। अब वो डायग्राम कैसे बनेगा वो थोड़ा सा समझा दूं। देखें ये तीन वेक्टर्स है ना, तीन वेक्टर्स में जो डायग्राम बनता है उसको हमने क्या कहा था कल वाले क्लास में, ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा मेरे बच्चे, ये एक वेक्टर है ए, अच्छा मैंने एंगल बनानी है 120 की, तो मैं वेक्टर बी को इस साइड बनाऊंगा। मैंने प्रीवियस बोर्ड में बताया कि एंगल मस्ट बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये बता भी रही है कि जो एंगल है ये 90 से बड़ी है। अगर ये वेक्टर उस साइड की तरफ होता तो एंगल 90 से कम होती, तो ये इस साइड की तरफ है तो एंगल ग्रेटर देन 90 है। अच्छा ये वाली जो लाइन थी मेरे बच्चे, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन कहलाएगी रिजल्टेंट। अब ये तीनों आपस में बराबर है, यहाँ पर एंगल 120 बनी है तो आर बराबर है ए बराबर है बी के, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो मेरे बच्चे, उस ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 120 की कंडीशन में जो शेप बनेगी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो तीनों साइड से मतलब आर वो बराबर है ए और ए बराबर किसके मेरे बच्चे बी के। तो याद रखिएगा 120 डिग्री वो एंगल होती है जिसमें रिजल्टेंट दो इक्वल वेक्टर्स का बराबर होता है आइदर ऑफ द वेक्टर, उन वेक्टर्स के किसी भी एक वैल्यू के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों में से कोई भी वैल्यू बन सकती है। तो आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये एमसीक्यूज है, दूसरा ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। चलें भाई मैं कंक्लूजन निकाल लूं अब पूरे टॉपिक का, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया। वीडियो बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपने सारी देखनी है और अंडरस्टैंड करनी है। इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल मेथड मेरे बच्चे। वो ये चीज थी कि हमने डिफरेंट एंगल पर वेक्टर्स की रिजल्टेंट को प्रैक्टिस किया मेरे बच्चे। हमने एक प्रैक्टिस किया कि आर बराबर होता है ए प्लस बी के, ये कौन सी कंडीशन थी, जब वेक्टर क्या हो आपस में पैरेलल, मतलब एंगल 0 डिग्री हो। फिर हमने पढ़ा कि आर बराबर है ए माइनस बी के मेरे बच्चे, ठीक है, और ये कितनी एंगल होती है 180 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं पाई रेडियंस। और तीसरा हमने बनाया कि आर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मेरे बच्चे प्लस बी स्क्वायर, ये तब है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 यानी कि π/2। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई कि आर बराबर होता है ए बराबर होता है बी के, और ये कब बराबर हो सकता है, जब एंगल कितनी हो मेरे बच्चे वेक्टर के दरमियान में 120 डिग्री या 2π/3 रेडियंस। तो ये कंक्लूजन हमें मिला। अब इस कंक्लूजन में कुछ रिजल्ट आपने याद रखनी है मेरे बच्चे। जब वेक्टर की रिजल्टेंट a प्लस बी होता है ना, तब हम क्या कहते हैं कि वेक्टर के दरमियान में जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा, ठीक है। वेक्टर अपना मैक्सिमम रिजल्टेंट तब दे सकता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। पैरेलल का क्या मतलब हुआ, सेम डायरेक्शन। तो अगर r बराबर है a प्लस बी के, तो बदले में जो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा मेरे बच्चे, मैक्सिमम मिलेगा। समझते जाइएगा, मैक्सिमम का मतलब है कि इससे बड़ा नहीं, बड़े से बड़ा ये रिजल्टेंट। अच्छा a माइनस बी जब मिलेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनिमम रिजल्टेंट। तो वेक्टर के दरमियान में जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो कब बनेगा मेरे बच्चे, जब दो वेक्टर्स को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट बनाएगा, और अगर प्लस करेंगे तो कौन सा रिजल्टेंट बनाएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट। कुछ एमसीक्यूज है जिसमें डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट पूछेगा, और अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछे तो a प्लस बी करना है, दोनों को ऐड, और अगर मिनिमम रिजल्टेंट पूछे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि a माइनस बी। चलें थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर हमें कहा गया कि एक वेक्टर ए है मेरे बच्चे विच इज 2 मीटर, वेक्टर बी है विच इज 2 मीटर। हमने इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एट डिफरेंट एंगल। पहले हमने 0 डिग्री पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, मैंने बता दिया a प्लस बी करना है। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा मेरे बच्चे, 2 + 2 क्या जवाब आएगा, 4 मीटर। अब ये जो 4 मीटर मिला ना, इसको हम कौन सा रिजल्टेंट कहेंगे, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मेरे बच्चे हमें कहा गया 180, तो हमने रिजल्टेंट 180 का निकाला।
180 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 करें, क्या जवाब आएगा 0 मीटर। तो इस रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं, मिनिमम रिजल्टेंट। वेक्टर का जब मिनिमम रिजल्टेंट निकले इसका मतलब है इससे कम नहीं हो सकता, और जब मैक्सिमम रिजल्टेंट निकले इसका क्या मतलब है कि इससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, कहता है कि 90 पर रिजल्टेंट निकालें। तो हमने 90 पर रिजल्टेंट निकाला मेरे बच्चे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख सकते हैं आप, ए की जगह पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, बी की जगह पर 2 2 का स्क्वायर 4 मेरे बच्चे, 4 प्लस 4 करेंगे क्या जवाब आएगा, आएगा 8। मैं 8 को लिख सकता हूँ ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 का रेडिकल क्या निकलता है 2, तो वो 2 निकलेगा बाहर और ये 2 अंदर रह गया, तो 2 रेडिकल 2 मीटर विल बी द आंसर। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये ना तो 4 है ना तो 0 है, समझ रहे हैं। 4 कब होगा जब प्लस किया था, और 0 कब होगा जब माइनस किया था। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये 4 और 0 के दरमियान में कितना है 2 रेडिकल 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पर निकालें तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन 120 के ऊपर, तो 120 पर हमें पता है कि R बराबर होता है A बराबर होता है B के, तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर दोनों A के बराबर है तो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों में से किसी एक के बराबर, मतलब 2 मीटर। तो देखें जो 2 मीटर है वो 0 से छोटा नहीं है और 4 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है वो 0 और 4 के दरमियान है। तो कॉन्क्लूजन ये निकला कि वेक्टर का रिजल्टेंट नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम। याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट है वेक्टर का, रिजल्टेंट विल नॉट बी ग्रेटर या विल बी नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम रिजल्टेंट। जो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट से बड़ा नहीं होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि रिजल्टेंट विल नॉट बी लेस देन, जो रिजल्टेंट है मेरे बच्चे वो लेस विल बी नॉट या विल नॉट बी लेस देन, चले ये इंग्लिश पर थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा, विल नॉट बी लेस देन मिनिमम। तो रिजल्टेंट मिनिमम से छोटा नहीं होगा और मैक्सिमम से बड़ा नहीं होगा। सर कितना पॉसिबल हो सकता है, ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा मेरे बच्चे, जो रिजल्टेंट होगा वो किसके दरमियान में लाई करेगा, रिजल्टेंट ऑलवेज लाई, जो रिजल्टेंट है वो किसके दरमियान में लाई करेगा, ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर का है वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में होगा, ना मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है ना मिनिमम से छोटा हो सकता है। तो आई होप कि आपको कॉन्क्लूजन समझ में आ गया होगा कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। जी मेरे बच्चे, तो सेम प्रीवियस बोर्ड से कनेक्टेड एक एमसीक्यूज मैंने लिख लिया है यहाँ पर। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 3 and 4 न्यूटन। नीचे 4 ऑप्शंस बने पड़े हैं, जल्दी से आप बताते जाएं कि यहाँ पर 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया था, तरीका क्या है कि इनका पहले आर मैक्सिमम निकालें और आर मिनिमम निकालें। तो अगर मैं इन दो वेक्टर्स का आर मैक्सिमम निकालूं यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, मैंने तरीका आपको बता दिया था। मतलब मैं 3 न्यूटन को 4 न्यूटन के साथ ऐड करूंगा तो जवाब क्या आएगा मेरे बच्चे, 7 न्यूटन। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट 3 और 4 का कितना निकला, 7 न्यूटन। उसके बाद अगर हम इनका मिनिमम रिजल्टेंट निकालें मेरे बच्चे तो मैं माइनस करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करें तो 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, क्या जवाब आया, जवाब आया 1 न्यूटन देयर। तो जो मिनिमम रिजल्टेंट आया वो 1 न्यूटन आया, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आया, 7 न्यूटन आया। प्रीवियस बोर्ड में मैंने समझाया आपको कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will not be greater than maximum, will not be less than minimum। वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में हो सकता है। तो 7 न्यूटन बन सकता है, ठीक है। और 1 और 7 के बीच में 3 आएगा तो वो भी पॉसिबल है, 1 और 7 के बीच में 5 आएगा तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन 9 7 से बड़ा है विच इज नॉट पॉसिबल। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि वेक्टर का रिजल्टेंट जो 3 और 4 का नहीं हो सकता, हमने वो टिक करना था। तो 9 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर देयर। चले मैं एक और एमसीक्यूज यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा। Which of the following pair, which of the following pair, नीचे मैं कुछ पेयर लिखूंगा, which of the following pair will give resultant of 2 न्यूटन। नीचे में से कौन सा पेयर है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकता है। तो ऑप्शन ए लिख रहे हैं मेरे बच्चे 3 न्यूटन और दूसरा लिख रहे हैं 7 न्यूटन, ऑप्शन बी लिख रहे हैं 5 न्यूटन। उसके बाद हम इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है वो हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पर 1 न्यूटन। उसके बाद ऑप्शन जो सी हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं 2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। और उसके बाद ऑप्शन डी हम बना रहे हैं मेरे बच्चे नन ऑफ दीज। जी कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। कौन सा पॉसिबल पेयर है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकता है। सेम तरीका है, मैक्सिमम और मिनिमम निकाले मेरे बच्चे, इनका मैक्सिमम मिनिमम निकाले।
इन दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे 3 और 7 का 10 होगा, और अगर मिनिमम निकालें 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, तो रिजल्टेंट 4 और 10 के बीच में है। तो क्या 2 4 और 10 के बीच में? नहीं, 4 से छोटा है तो मतलब नहीं पॉसिबल। बी ऑप्शन कहता है 5 न्यूटन और 1 न्यूटन, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6, तो 4 और 6 के बीच में है, लेकिन ये 2 है मतलब 4 से छोटा हो गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। 2 न्यूटन और 1 न्यूटन, दो में से 1 माइनस करेंगे तो 1 न्यूटन और 2 और 1 ऐड करें तो 3 न्यूटन। हाँ, 1 और 3 के दरमियान में 2 आ सकता है, तो यानी कि ये पेयर पॉसिबल है। तो यहाँ से 2 एमसीक्यूज प्रैक्टिस आउट किए जा सकते हैं मेरे बच्चे। कौन से? एक ये होता है कि भाई आपको पेयर देकर ऑप्शंस पूछा जाए, और दूसरा कि रिजल्टेंट देकर पेयर पूछा जाए। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके के साथ रिजल्टेंट के आइडियाज में, लेकिन आपने फोकस ऑन करना है कि वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता और मिनिमम से छोटा नहीं हो सकता। ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जी मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b। हमने दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना है a माइनस b के मैग्नीट्यूड पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। मैंने अभी आपको वेक्टर की एडिशन का अच्छा जो रिजल्टेंट है वो बराबर है a प्लस b के, क्योंकि हमने अभी तक वेक्टर की एडिशन ही पढ़ी हुई है। और ये बराबर किसके है मेरे बच्चे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस b, मतलब b के साथ कौन सी निशानी है? माइनस की, तो जहां पर b लिखा पड़ा है मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो अब हम रिजल्टेंट मालूम करने वाले हैं मेरे बच्चे a माइनस b का, तो वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस का स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर प्लस 2a रखा सेम, और b को हमने माइनस b कर दिया cos थीटा। तो रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b कितना बनेगा मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये बना 2ab cos थीटा। तो a माइनस b का रिजल्टेंट ये हुआ और a प्लस b का रिजल्टेंट ये बना। जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेरे बच्चे एट वाट एंगल, कौन सी एंगल पर? एट वाट एंगल, कौन सी एंगल पर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। इसका मतलब है कि कौन सी एंगल पर वेक्टर की एडिशन या उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है सेम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ। तो डायरेक्ट अगर मैं आपको आंसर इसका बता दूं तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? 90। इसका मतलब है कितने रेडियंस मेरे बच्चे? π/2। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे, मैं आपको आइडिया दे दूं। देखिए, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस b का हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उस साइड भी क्या हुआ मेरे बच्चे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर में खत्म, b स्क्वायर में खत्म। अच्छा, ये दोनों खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस है ना इस साइड, ये इस साइड अगर प्लस हो जाएगा, तो इस साइड अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये 2ab है और दोबारा 2b आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4ab cos थीटा। इस साइड कुछ भी नहीं बचा तो जीरो कर देंगे। एंगल चाहिए तो मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा मेरे बच्चे, तो जवाब आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0/4ab। तो डिवाइड जब डिवीजन करेंगे तो जवाब 0 आएगा। थीटा चाहिए तो cos को उस साइड लेके जाए, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 कितना होता है मेरे बच्चे? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर वेक्टर का जो 90 डिग्री पर वेक्टर का जो a प्लस b का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है सेम वेक्टर के a माइनस b के मैग्नीट्यूड वाले। तो होप सो कि आपको ये एमसीक्यूज और आइडिया समझ में आ गया होगा। काइंडली इसको ध्यान में रखिएगा। तो डिफरेंट एंगल्स पर मेरे बच्चे, अच्छा हमने एक एंगल्स ली, मिसाल के तौर पर 0 ली, उसके बाद हमने ली 60, उसके बाद हमने ली 90, उसके बाद हमने लिखी 120। इनके लिए मैं कुछ शॉर्टकट बताना चाहूंगा आपको। हमने पहला रिजल्टेंट निकाला किसका मेरे बच्चे? a प्लस b का, और दूसरा रिजल्टेंट किसका है? a माइनस b का। आई होप के शेडो वाला पार्ट ना आया हो इसमें। हाँ ठीक है, तो विजिबल होगा, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। कंडीशन ये है कि a और b आपस में क्या है मेरे बच्चे? बराबर है, मतलब a भी 2 है तो b भी 2 है। ठीक है, अगर b की जगह पर मैं a रखूं यहाँ पर, क्योंकि a b के बराबर है ना, तो a प्लस b का मतलब है a प्लस a, तो इसका क्या जवाब आएगा? 2a। लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा,
ये सॉल्व क्यों नहीं होगा, इसका रीजन सुने। रीजन ये है मेरे बच्चे, क्योंकि जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और 0 का क्या मतलब हो गया, वेक्टर्स पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर है a माइनस बी, तो मतलब अपोजिट हो गया ना, तो अपोजिट में तो 0 डिग्री नहीं बनती, वहां तो 180 बनती है। तो फॉर दैट रीजन इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगा। अच्छा 60 डिग्री पर सॉल्व करें। अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो कौन सा शॉर्टकट था, ये वाला, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन 2, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, थीटा पर 60 रखेंगे अपॉन 2, 2 की टेबल 60 पर हाउ मेनी टाइम्स जाएगी मेरे बच्चे, 30 टाइम्स गई, तो r बराबर हो जाएगा 2a cos 30, और जो cos 30 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रेडिकल 3 अपॉन 2, तो 2 2 खत्म, क्या जवाब आया मेरे बच्चे, रेडिकल 3a। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका जवाब रेडिकल 3a। फिर दोबारा 90 पर करना है, ठीक है। 90 पर क्या करेंगे, 90 पर उसी तरीके के साथ परपेंडिकुलर केस में फार्मूला याद करें, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर भी a रख लें, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या जवाब होगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, a रूट में खत्म हो गया, तो अंडर रूट 2 सेम रहा और a बाहर, तो अंडर रूट 2a और 120 पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो रिजल्टेंट भी a के बराबर होगा, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। मिसाल के तौर पर दोनों 2 2 हैं, यहाँ पर दोनों 2 2 हैं, तो a प्लस b का मतलब है 4, यहाँ पर बनेगा 2 रेडिकल 3, यहाँ पर बनेगा 2 रेडिकल 2, मतलब एक को हटाकर हम 2 रखेंगे और यहाँ पर जस्ट 2 रख देंगे। लेकिन जब हमने इनको सॉल्व किया तो इनको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, a माइनस बी को शॉर्ट कीजिएगा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो 60 पर मिलता है वो a माइनस बी में कहां पर मिलता है, 120 पर, और जो a प्लस बी का 120 में मिलता है वो a माइनस बी में 60 मिलता है। तो अगर हम a माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो 120 पर जो a प्लस बी का आया है वो ऊपर जंप कर जाएगा, मतलब यहाँ पर, तो जो रिजल्टेंट a प्लस बी का 120 पर था वो रिजल्टेंट a माइनस बी का किस पर है मेरे बच्चे, 60 पर। फर्क है ना, देखिए फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक है। मैं सोल्यूशंस पर नहीं जा रहा, मैं आपको कॉन्क्लूजन बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर 90 पर मैंने बताया कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, अगर आपस में बराबर होते हैं तो अंडर इंटीग्रल 2a ही बनेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसका 120 ऊपर जंप कर गया, और अब क्या होगा, अब इसका 60 नीचे की तरफ जंप कर आएगा, तो इसके 60 पे रिजल्ट कितना आया था, रेडिकल 3a, तो हम कहेंगे इसका जवाब रेडिकल 3a है। तो ये अपने डायरेक्ट एमसीक्यूज याद करना है इसके, कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 0 पर 2 है अगर दोनों आपस में बराबर है, 60 पर कितना है, रेडिकल 3a, 90 पर है रेडिकल 2a, 120 पर है a, तो ये 0 पर मिलेगा नहीं, और 60 पर वो आएगा जो इसके 120 का था, मतलब a, तो a जंप कर गया, 90 पर दोनों का रिजल्टेंट सेम बनेगा मेरे बच्चे, और इसका 120 a माइनस बी में वो बनेगा जो इसका 60 पर था, वो कितना था, रेडिकल 3a। तो आई होप कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हैं तो कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जनरल फार्मूला मैं बता चुका हूं, आप वो यूज करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो जो ना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चीजों को। तो चलें, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा, कुछ एमसीक्यूज होंगे इनके, और एमसीक्यूज के बाद हम फिर आएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, मतलब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले क्लास में मैंने बताया था कि पॉसिबल हो सकता है। तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।